Assalamualaikum. This is Shahryar Hussain, and today I'm gonna teach you the lesson number 12 using financial statement informations of ACCA 501 Business Finance. So let's get started. So basically जो हमारा चैप्टर है ये है एवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ इंटरनल यूजेस और एक्सटर्नल यूजेस की बात की है, तो इसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं परफॉर्मेंस एवेल्यूएशंस। ठीक है, इंटरनल यूजेस से मुराद आपने ये लेनी है कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, या फिर जो अकाउंटेंट मैनेजर्स होते हैं, जब भी वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रेंथ्स को देखना चाहते हैं कि आया ये प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जा रही है, इसके एसेट्स में इजाफ़ा हो रहा है या लाइबिलिटीज़ के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, तो वो ये देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो पोजीशन है वो इस वक्त क्या है। ठीक है, उसके बेस के ऊपर वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें फर्दर स्टेप्स क्या लेने चाहिए कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट पॉइंट कहा है कि प्रॉफिट मार्जिन्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। सेकंड पॉइंट है कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिवीज़न। ठीक है, अब इसमें इस तरह से आप समझ लें कि एक गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि नॉर्मली गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की निस्बत काफ़ी बड़ी होती हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं अगर आपको दूँ तो पाकिस्तान रेलवे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेवरल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स में है, जिनमें मैकेनिकल एक अलहदा डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल्स का एक अलहदा डिपार्टमेंट है, ऑटो मशीनरिंग का एक अलहदा डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ट्रेन्स की असेंबलिंग होती है वो एक अलहदा डिपार्टमेंट है, और जहाँ पर उनके अंदर एयर कंडीशनिंग की जाती है वो एक अलहदा डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट मीन्स डिविजन्स हैं। ऑलराइट, सो फिर इसमें एक और स्ट्रेटजी ये भी होती है कि एक तो आप ओवरऑल भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा। सेकंड पॉइंट में उसने कहा कि हम डिवीज़न टू डिवीज़न हम उस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि आया कि हमारी जो पहली डिवीज़न की परफॉर्मेंस है क्या दूसरी डिवीज़न की भी उस तरह से है कि नहीं है। अगर लेट्स सपोज हमारी फर्स्ट डिवीज़न है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो दैट्स नॉट गुड, ओके, और सेकंड जो डिवीज़न है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है बानिस्बत के पहली परफॉर्मेंस के, तो उसमें देखा जाता है कि वहाँ पे किस किस्म की स्ट्रेटजीज़ या किस किस्म की टेक्निक्स का यूज़ किया गया है जिससे परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। देखें जी, जब डिसीजन मेकिंग होगी आप एनालिसिस करेंगे, हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे डिवीज़न टू डिवीज़न का। ठीक है, एट द एंड आप क्या करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे कि अगर कहीं पे आपकी खामी है, कमी है, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर आ रही है जिसकी वजह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो नहीं कर पा रही। ठीक है, तो उसको आप किस तरह से फुलफ़िल करेंगे, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिटफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। ओके, इसमें उन्होंने वही बात की कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर जनरेटिंग प्रोजेक्शंस। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है चेकिंग द रियलिज्म ऑफ अजम्पशन फॉर द प्रोजेक्शंस। ठीक है, रियलिज्म अजम्पशंस ऑफ द प्रोजेक्शंस भी इसी चीज़ को ही कहते हैं कि आपके पास एक रियलिटी बेस्ड फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक थ्योरेटिकल बात होती है जो कि किताबी बात होती है, लेकिन आप जब हिस्टोरिकल डाटा को उठाते हैं, हिस्टोरिकल डाटा का मकसद ये होता है कि आप एक रियलिटी बेस, एक सर्वे बेस, ठीक है, आप एक रिकॉर्ड उसको उठा रहे हैं और उसको आप एनालाइज़ कर रहे हैं, उसकी फ़िगर्स को एनालाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एक एट द एंड एक फ़ाइनल प्रोजेक्शन देते हैं कि
अब हमें ये करना चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ होगी या ग्रोथ में इजाफा होगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सटर्नल यूजेस। ओके, एक्सटर्नल यूजेस में फ़र्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स। ठीक है, अब कस्टमर्स किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक मैं क्लोथिंग ब्रांड की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको एक खादी का ब्रांड है, मैं उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, अब कस्टमर्स के लिए कैसे अच्छा है। अब कस्टमर्स को इसलिए इन चीज़ों की नीड होती है कि उनको मालूम होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ग्रो कर रही है, उसके कितने एसेट्स हैं और ये फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। रीज़न इज़ दैट कि कस्टमर चाहता है कि आया जो इसको इस वक्त तक क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, कि आया आगे जाके भी इसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगी या नहीं मिलेगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह की प्रोडक्ट्स इनके सामने लेकर आ सकती है। ठीक है, तो ये इससे इम्पोर्टेंट है कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव्स की तरफ से। ठीक है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। टू एवेल्युएट द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ अ न्यू कस्टमर्स, लार्ज कस्टमर्स वुड आई ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फर्म। सस्टेनेबिलिटी आया कि ये फर्म ड्रॉबैक तो नहीं हो जाएगी, ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर सप्लायर्स, एवेल्युएट द फाइनेंशियल वर्थ ऑफ द सप्लायर्स। ठीक है, सप्लायर्स को भी इस चीज़ की परेशानी होती है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो जो माल या तो वो ख़ुद रॉ मटेरियल के थ्रू उस चीज़ को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं, लेकिन रॉ मटेरियल्स भी तो आया किसी न किसी सप्लायर के थ्रू ही वो लेते होंगे। तो वो एक आपका उधार के ऊपर काम चलता है, बोरिंग के ऊपर आपका काम यह सारा चलता है। तो सप्लायर्स को भी इसकी परेशानी होती है कि आया अगर कंपनी ड्रॉप बैक कर जाएगी, गिर जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो उससे उनका नुकसान हो सकता है, उससे उनका पैसा डूब सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और पॉइंट है हमारे पास, कंपेटिटर्स। ठीक है, अब कंपेटिटर्स भी आपके माइंड में होगा, वो इसको हम पढ़ लेते हैं कि कहता है कि पोटेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपेटिटर इन केस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय अ फर्म। अच्छा जी, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, जो कंपेटिटर्स भी होते हैं ना, ये भी आपके एक्सटर्नल्स के अंदर आते हैं। इसकी रीजंस क्या होती हैं कि कोई भी एक ब्रांड, मैं आपको एक ब्रांड से एग्जांपल देता हूँ। आपका फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, लेट्स सपोज पाकिस्तान का हाँ निशात लीलन ले लें। निशात लीलन एक आपका ब्रांड है। ठीक है, अब जो उसके कंपेटिटर्स हैं वो उसको देखेंगे, वो देखेंगे कि आया यार इसकी जो कंपनी है, जो ये ब्रांड है, ये प्रॉफिट में है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट में जा रहा है तो इसने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ पर फोकस किया है। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी मार्केट कौन सी है और ये कौन सी नीश टारगेटेड जो कस्टमर्स हैं, इसके ऑडियंस है जिसको ये टारगेट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर इसकी क्लोथिंग स्टाइल क्या है, ये कौन सी चीज़ों को कह लें कि कस्टमर्स के लिए लेकर आ रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके कंपेटिटर पीछे बैठा हुआ आपको एनालाइज कर रहा होता है, जिसकी बेस के ऊपर वो फिर डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि आया मुझे इससे कम्पीट करने के लिए भी ये या इस तरह की स्ट्रेटजीज या प्रोडक्ट्स मार्केट में लानी पड़ेंगी। ठीक हो गया, तो इसलिए कंपेटिटर्स का पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्विजिशंस ऑफ न्यू फर्म्स। जो आपकी न्यू फर्म्स आ जाती हैं मार्केट के अंदर, वो भी एक चीज़ होती है कि जो पुरानी सी एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं उनको एनालिसिस उनका करती है और कोशिश करती है कि वो कोशिश करती हैं कि वो उससे ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट या उससे ज़्यादा अच्छी वर्थ एक कस्टमर्स के सामने या अपने जो कंपेटिटर्स हैं या अपनी मार्केट के अंदर उनसे ज़्यादा एक अच्छे वर्थ के अंदर और अच्छे से वो ऑडियंस को समझा सकें या अपने कस्टमर्स को समझा सकें अपनी पोजीशनिंग। बेसिकली वो अपनी पोजीशनिंग या अपनी इंडस्ट्री की पोजीशनिंग लोगों के माइंड में बिठा सकें। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास पॉइंट आता है चूजिंग का बेंचमार्क।
ठीक है। बेंचमार्क या बेंच मार्केटिंग एक ही चीज़ होती है कि जिसमें आप अपने आप को जो दूसरी फर्म्स होते हैं उनसे एवेलुएट करते हैं। वो बड़ी फर्म्स भी हो सकती हैं, वो सेम मार्केट की फर्म भी हो सकती है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई भी फर्म हो सकती है और वो सेम कैटेगरी की फर्म भी हो सकती है कि जिससे आप अपने आप को कंपेयर करेंगे और फिर एट द एंड आप अपने लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे जिसके थ्रू आप प्रोग्रेस कर सकें अपनी फर्म के अंदर। ओके, इसमें 2 मेथड है, टाइम ट्रेंड एनालिसिस है और पीयर ग्रुप एनालिसिस है, ठीक है। अब जो टाइम ट्रेंड एनालिसिस है कहता है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा ऑफ अ फर्म, ठीक है। वही हमारी पुरानी बात की हिस्टोरिकल डाटा लेंगे और उसके ऊपर हम एनालाइज करके फिर हम आगे बताएंगे कि हमारी फर्म में किस तरह से प्रोग्रेस लाई जा सकती है। ओके, और उसके बाद फिर इसको अगर हम थोड़ा सा रीड कर लेंगे, कहते हैं कि इफ़ द करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज़ 2.4 एंड द रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी मे कंपेयर इट विद द करंट रेशियो फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ओके, अब वो क्या करें, ये दिस इज़ द हिस्टोरिकल डाटा। देखिए प्रेजेंटली 2.4 रेशियो है। अब उसको वो किससे कंपेयर कर रहा है कि आखिरी 10 साल की जो रेशियो है उससे उसको वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। वी मे फाइंड द करंट रेशियो हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट यूजेज ऑफ करंट एसेट। सेकंड थिंग उसने क्या बताइए, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ द फर्म, ठीक है। चेंजेस आई हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से उसने एट द एंड हमें एक रेशियो नहीं बताई कि पास्ट रेशियो क्या थी। चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से क्या हुआ होगा कि बिज़नेस में ग्रोथ हुई होगी या बिज़नेस ले डाउन हो गया होगा। ओके, पेयर ग्रुप्स क्या होते हैं? पेयर ग्रुप्स वही आपकी फर्म्स होती हैं, कंपेटिटर्स होते हैं, ठीक है। सेम मार्केट के हो सकते हैं, सेम प्रोडक्ट सर्विस करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ फेमस फर्म्स हो सकती हैं, उनके साथ आप कंपेयर कर चीज़ों को करते हैं। बेंचमार्किंग वही चीज़ जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई थी कि अच्छा द टॉप फर्म्स अमंग द ग्रुप, सेम चीज़ है। ओके, अच्छा प्रॉब्लम विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अच्छा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो देख लेते हैं। कहते हैं कि नो अंडरलाइन थ्योरी टू हेल्प identify the items or ratio to look at or to guide in established benchmark. Very little help on value and risk, which ratio matter the most and what a high or low value of might be. Firms which may diversify business, different accounting standard and procedure in different part of the world. Okay, अच्छा अभी इसमें जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी रेशियो एनालिसिस के अंदर। प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अगर आपकी जो रेशियो एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग ना हो ज़्यादा, ठीक है, उस सूरत में आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हाई एंड लो रेशियो की वजह से या उसकी वैल्यूज़ की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से कुछ आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको अंडरस्टैंड करने के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूज़ छोटी नहीं होती, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको कैलकुलेशन में या उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती हैं। बट बस इसका एक नॉर्मल सा आप कॉन्सेप्ट रखें अपने माइंड में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आसान सी बात है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। ऑलमोस्ट हम अक्सर कहते हैं कि कोई भी हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया है, ये टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है, ठीक है। सिंपल है कि आपके पास कुछ अगर पैसे हैं, ठीक है, अगर वो आप पैसे मुझे दे देते हैं तो उन जो पैसों की वर्थ होती है ना वो सेम रहेगी। जब मैं आपको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 4 दिन के बाद वो मैं पैसे आपको रिटर्न बैक करूँगा ना, तो वो उसकी जो रेशो होती है वो सेम रहती है। ओके, और अगर आप किसी बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं और उससे आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर लेंगे उसी पैसों के ऊपर, तो वो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगी। इसकी सिंपल सी मिसाल मैं देता हूँ, पाकिस्तान में मौजूद है कौमी बचत के नाम से एक अदारा है, ठीक है, वो मौजूद है। तो वहाँ पे आपको आप जो पैसे रखते हैं एक ख़ास रेशो के ऊपर, वो आपको उस पर इंटरेस्ट दे देते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट आता है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट।
इंशाल्लाह वीडियो कुछ लंबी होगी तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंडेड इंटरेस्ट और इसकी जो कैलकुलेशन है वो करवाओ और ये चैप्टर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ ना आया हो या कुछ क्यूरी हो आपकी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, सो you can comment in the comment section box and I will try to reply you as soon as possible. Thank you so much.